हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आप ये एमपी बोर्ड से हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में सती का अंत करने का कानून बनाया, कब बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1820 में, नेक्स्ट है 1830। इसके बाद गाइस आपका थर्ड नंबर पर ऑप्शन है 1829 और गाइस इसके बाद फोर्थ नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 1840। आपको क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताना है कि तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1829 में अंग्रेज़ों ने भारत में सती का अंत होने का कानून बनाया, सती का अंत होने का कानून बनाया। नेक्स्ट है कि कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई, तो कृष्ण देव राय की मृत्यु कब हुई। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है 1529, नेक्स्ट है 1565 और इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 1530 एंड गाइस इसके बाद फोर्थ नंबर पर है 1542। आपको बताना है कि कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर 1529 जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी। इसी तरह से नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती है कैसे, बाएं से दाएं या फिर सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है दाएं से बाएं। नेक्स्ट है कि ऊपर से नीचे और इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कोई भी नहीं। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन आपका गलत है। ऊपर से नीचे ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका रॉन्ग है और इसके बाद दिया गया है ऑप्शन आपका दाएं से बाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है दाएं से बाएं यही ऑप्शन हो जाएगा राइट। बाएं से दाएं रॉन्ग है, दाएं से बाएं राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके गाइस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि ग्रिड पद्धति क्या होती है। आप लिखोगे कि ग्रिड पद्धति यानी समांतर रेखाओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसके बाद आप लिखोगे कि जिससे वर्गों का एक पैटर्न बनता है, यह पद्धति शहरों की योजना, ड्राइंग और गुणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला था कि ग्रिड पद्धति क्या होती है। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे कि ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जिससे वर्गों का एक पैटर्न बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। तो आप हेडिंग डालोगे हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची। फर्स्ट यहाँ पर मिट्टी यानी क्ले, सेकंड आपको लिखना है सोने की धातु यानी गोल्ड, थर्ड आप लिखोगे चांदी की धातु यानी सिल्वर, नेक्स्ट आपको लिखना है पीतल की धातु यानी ब्रांज, नेक्स्ट लिखोगे 5 मेटल्स यानी पंचलोह, अगला है कांस्य यानी कॉपर और 7 नंबर पर है लोहा यानी आयरन, आठवां आप यहाँ पर लिखोगे ग्लास और यहाँ पर नमा आपको लिखना है तांबा यानी ब्रांस और इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर पर आप लिखोगे सीसी। ठीक है, इसकी सूची। इसके बाद यहाँ पर आपको एक हेडिंग डालनी है कि आप हेडिंग डालोगे कि इसकी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन, उसको देखिए। आप लिखोगे हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रक्रिया एक सटीक और कुशलतापूर्वक कार्य होती है। सामान्यतः निम्नलिखित प्रक्रिया से मनके बनाए जाते हैं और इसकी विधि क्या है उसको भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो हेडिंग आपको डालें कि एक प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का भी साथ में वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर सूची आप देख चुके हो।
अब उसका वर्णन देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखोगे कि मुखरित मिट्टी का चयन। इसमें आपको लिखना है कि सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी का चयन किया जाता है जिसमें क्ले उपस्थित रहता है। सेकेंड आप डालोगे हेडिंग मिट्टी को साफ करना। इसमें आप लिखोगे कि चयनित मिट्टी को अशुद्धियों से बचाने के लिए साफ किया जाता है। थर्ड आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है रेखाएं खींचना, और इसमें आप लिखोगे कि मिट्टी को संरेखित धातु या संगमरमर से उत्तोलित करके उसमें विभिन्न आकारों की रेखाएं खींची जाती हैं जिससे मनका का निर्माण हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे मोल्डिंग, और इसमें लिखोगे कि मनके की आकृति या मोल्ड को बनाने के लिए खींची गई रेखाओं का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को मोल्ड में रखा जाता है और उसकी आकृति के अनुसार मनका बन जाता है। पांचवा यहाँ पर आपको डालना है सजावट, और इसमें आप लिखोगे कि मनके को और आकर्षक बनाने के लिए उसे खुदाई गई रेखाओं से सजाया जाता था और सुंदर आकृति को प्राप्त किया जाता था। सीसी का उपयोग, इसमें आप लिखोगे कुछ मनके में सीसी का उपयोग भी होता था ताकि उनमें रंगीन या सोने चांदी की धातु का उपयोग किया जा सके और उन्हें आकर्षक बनाया जा सके। इसके बाद आप लिखोगे कि इस प्रक्रिया के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके बनाकर उन्हें समर्पित संग्रहालयों, पूजा स्थलों और घरों में उपयोग करते थे। ठीक है, और इतना यहाँ पर लिखने के बाद आपको लिखना है कि ये मनके उनकी कला, संस्कृति और शौक का प्रतीक भी होते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस क्या है और कहाँ मिलते हैं। आप लिखोगे फ्रांसे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है मंगेतर या वादा किया हुआ व्यक्ति। यह शब्द आमतौर पर एक पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है जो शादी करने के लिए वचनबद्ध होता है। इसके बारे में आप लिखोगे, इसके बारे में कुछ और व्युत्पत्ति में लिखोगे फ्रांसे शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द के फ्रांस से हुई है जिसका अर्थ है वचन उपयोग, वचन। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी उपयोग। इसमें लिखोगे यह शब्द आमतौर पर शादी से पहले के रिश्ते को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है लिंग भेद। इसमें आप लिखोगे फ्रांसे शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पुरुष के लिए किया जाता है जबकि महिला के लिए फ्रांसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फ्रांस क्या है और यह कहाँ मिलते हैं। तो ये इसका जो यहाँ पर आपने आंसर क्या देखा कि फ्रांसे क्या है। ठीक है, तो फ्रांसे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है मंगेतर या वादा। तो इसको ये जो यहाँ पर वर्ड है इसका आंसर आपने यहाँ पर देखा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, इसकी एक सूची बनाइए। आप लिखोगे हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वह लोग अनाज के रूप में गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों से बना पकवान खाते थे। वह फल, दूध, मांस और मछलियां भी खाते थे। क्या पूछा गया कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, इसकी सूची आप लिखोगे। हड़प्पा के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वह लोग अनाज के रूप में, अब इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे अनाज के रूप में गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों से बना पकवान खाते थे। इसके बाद आपको इधर लिस्ट बनानी है कि वह फल, दूध, मांस और मछलियां भी खाते थे। यानी हड़प्पा के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, वो सर्वाहारी थे। और इसकी सूची अगर आती है तो इस तरह से आप वहाँ पर बनाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इब्न बतूता द्वारा पान और सुपारी का वर्णन कीजिए। हेडिंग आपको डाली है पान की पत्ती। इसमें आप लिखोगे इब्न बतूता ने पान की पत्ती को अंगूर लता की तरह उगाए जाने वाले एक पौधे की पत्ती के रूप में वर्णित किया है। इसके बाद आप लिखोगे जिसका उपयोग केवल पत्तियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डाली है सुपारी,
और इसमें आप लिखोगे पान के साथ सुपारी का भी उल्लेख किया गया है, जिसे वे जायफल की तरह मानते थे, जिसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पान की पत्ती के साथ चबाया जाता था। तो क्या क्वेश्चन है कि इब्न बतूता द्वारा पान और सुपारी का वर्णन कीजिए। तो पान की पत्ती पहले आपको इस तरह से लिखना है और सेकंड हेडिंग आपको क्या डालनी है, सेकंड हेडिंग आप डालोगे सुपारी, और सुपारी हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि पान के साथ सुपारी का भी उल्लेख किया जाता है। इसी के साथ इस क्वेश्चन में थोड़ा और भी देख लीजिए इसका आंसर। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि इब्न बतूता द्वारा पान का विवरण दिया गया। तो आप लिखोगे यात्रा वृत्तांत में कि इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि जो उनकी यात्रा वृत्तांत रिहला में पाई जाती है। ठीक है, एंड में आपको ये लिखना है कि इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जो उनकी यात्रा वृत्तांत यानी रिहला में पाई जा सकती है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि खानकाह से क्या आशय है। आप लिखोगी खानकाह का मतलब है मुस्लिम साधुओं या धर्म शिक्षकों का रहने का स्थान या मठ। खानकाह को धर्मशाला, लॉज, सामुदायिक केंद्र या सूफियों द्वारा संचालित धर्मशाला के रूप में भी जाना जाता है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे कि खानकाहों में सूफी संत अक्सर रहते हैं। तो खानकाह से क्या आशय है, क्या लिखोगे कि खानकाह का मतलब है मुस्लिम साधुओं या धर्म शिक्षकों का रहने का स्थान या मठ। ठीक है, खानकाह को धर्मशाला, लॉज, सामुदायिक केंद्र या सूफियों द्वारा संचालित धर्मशाला के रूप में जाना जाता है। खानकाहों में सूफी संत अक्सर रहते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है खानकाह के बारे में ज़रूरी बातें। इसमें आप लिखोगे कि खानकाहों में सूफी गुरु अपनी सभाएं करते थे। खानकाहों में सभी तरह के भक्त आते थे, जैसे कि राजघराने और कुलीन वर्ग के सदस्य, आम लोग, शालिक, सूफी यात्री और इस्लामी छात्र। इसके बाद आप लिखोगे कि खानकाहों में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी। खानकाहों में लंगर खाना थे जो गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराते थे। क्लियर? तो खानकाह से क्या आशय है, इसको यहाँ पर आपने अच्छे से समझ लिया। अगला क्वेश्चन है कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी। आप लिखोगे कि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपराएं भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा की प्रमुख भक्ति आंदोलन शाखाएं थीं। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे इन दोनों परंपराओं में ईश्वर को मानने का तरीका अलग अलग था। अब क्या था, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे सगुण भक्ति परंपरा, और इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि इस परंपरा में ईश्वर को एक अलग सत्ता के रूप में माना जाता है। सगुण भक्ति में ईश्वर को गुणों और रूपों में सुशोभित माना जाता है। सगुण भक्ति में ईश्वर को विभिन्न देवताओं के रूप में माना जाता है, जिस तरह से हम लोग मानते हैं। इस परंपरा में विष्णु या उनके अवतार जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा की जाती है। सगुण भक्ति में देवी देवताओं की अवधारणा मानव रूपी रूपों में की जाती है। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा और लिखना है कि सगुण भक्ति में प्रभु के अवतारों को मानना होता है। सगुण भक्ति में अनुशासित अभ्यास के जरिए ईश्वर की पूजा की जाती है। निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है। आप लिखोगी कि इस परंपरा में ईश्वर और स्वयं को एक में मिला दिया जाता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना जाता है।
निगुण भक्ति में ईश्वर को अनादि और अनंत माना जाता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को कण कण में व्याप्त माना जाता है। तो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा क्या थी आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थी। आप हेडिंग डालोगे विजयनगर साम्राज्य में नायक अमर नायक स्थानीय सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राजा द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे, जो किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे और अपनी सेना के लिए धन जुटाते थे। इसके बाद आप लिखोगे कि अमर नायक क्या थे। इनके बारे में आपको लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक स्थानीय सैन्य प्रमुख थे, जिन्हें राजा द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। उनकी भूमिका अमर नायक क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और अन्य बकाया वसूलते थे। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है राजस्व का उपयोग। राजस्व का उपयोग हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि अमर नायक राजस्व का एक हिस्सा व्यक्तिगत उपयोग के लिए और एक निश्चित संख्या में हाथियों और घोड़ों को बनाए रखने के लिए उपयोग करते थे। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है प्रशासनिक ढांचा। इसमें आप लिखोगे कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अगला क्वेश्चन है हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं बताइए। आप पहले हेडिंग डालोगे हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप लिखोगे हजारा राम मंदिर हम्पी में स्थित एक छोटा लेकिन सुंदर मंदिर है, जो विजयनगर के राजाओं का निजी मंदिर था और रामायण की कहानियों को दर्शाने वाले सुंदर अवशेषों और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हजारा राम मंदिर की 2 मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। आप लिखोगे कि रामायण की कहानियों को दर्शाने वाले पैनल, मंदिर की दीवारों पर रामायण के विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाले सुंदर और जटिल पैनल हैं। विजयनगर शैली की वास्तुकला, इसमें आप लिखोगे कि मंदिर विजयनगर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि जिसमें चमकदार भित्ति चित्र और नक्काशीदार नक्काशी शामिल है। तो हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं यहाँ पर आपने देख ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सूर्यास्त कानून क्या था। आप लिखोगे सूर्यास्त कानून 1794 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था, जिसके अनुसार जमींदार को एक निर्धारित समय तक भू राजस्व की राशि जमा करनी होती थी। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है अन्यथा उनकी जमीन नीलाम हो जाती थी। सूर्यास्त कानून क्या है एक बार दोबारा से समझिए। आप लिखोगे कि सूर्यास्त कानून 1794 में ईस्ट इंडिया कंपनी में लागू किया गया था और जिसके अनुसार जमींदार को एक निर्धारित समय तक भू राजस्व की राशि जमा करनी होती थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह क्या है। सबसे पहले आप लिखोगे अंतर्विवाह, आप लिखोगे अपने ही समूह में विवाह करना होता है और बहिर्विवाह में आप लिखोगे कि अपने समूह से बाहर विवाह करना होता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह से जुड़े 2 नियम हैं, तो उसके नियम क्या हैं और अंतर्विवाह और बहिर्विवाह की विशेषताएं क्या है, इस पर पूरा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा आपने समझ लिया कि अंतर्विवाह अपने ही समूह विवाह करना और बहिर्विवाह अपने समूह से बाहर विवाह करना, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि अंतर्विवाह में विवाह के लिए साथी उसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह से चुना जाता है। अंतर्विवाह की प्रथा अभिजात वर्ग, धार्मिक समूहों, जातीय समूहों और सामाजिक वर्गों में आम रही है। अंतर्विवाह की प्रथा समूह की समावेशता को सुरक्षित और बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है। अंतर्विवाह की प्रथा समूह की परंपराओं के प्रति विश्वास और पालन को दिखाती है।
तो यहाँ पर अंतर्विवाह के बारे में देखा। अब यहाँ पर देखेंगे बहिर्विवाह की विशेषताएं। पहले हेडिंग डालोगी, फिर आप लिखोगी कि इसके बाद आप लिखोगे कि बहिर्विवाह में विवाह के लिए साथी समूह के बाहर से चुना जाता है। बहिर्विवाह आमतौर पर सांस्कृतिक विश्वास के हिस्से के रूप में मजबूर नहीं किया जाता। बहिर्विवाह विवाह के लिए एक तेजी से आधुनिक मानक के रूप में देखा जा सकता है। बहिर्विवाह के परिणाम स्वरूप एक बड़ा जीन पूल और जीनों के व्यापक विविधता होती है। इसके बाद यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा और देखिए। आप लिखोगी कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के उदाहरण, इसमें आपको लिखना है कि ऐतिहासिक शाही परिवारों में अंतर्विवाह की प्रथा थी। यहूदी धर्म में अंतर्विवाह की प्रथा है। इसके बाद आप लिखोगी कि भारत के सेंट थॉमस ईसाई समुदाय में अंतर्विवाह की प्रथा है।